दोस्तों, ये हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की पहली वीडियो है। इसे भी हम 4 या 5 वीडियो में लगभग समाप्त कर देंगे। इससे पहले हिंदी, भारत का भूगोल, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है। हैंड राइटिंग नोट्स हैं। अब ये जो है पर्यावरण जो है एक भूगोल का ही पार्ट होता है, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण जो होता है वो 2 पार्ट से, जैविक और अजैविक से मिलकर बना होता है। इसमें ऊर्जा को भी साथ में लिया होता है। जैविक में पौधे, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव, मतलब जो श्वसन करते हैं वो जैविक। अजैविक में जो है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जिसमें हमारी पृथ्वी बटी हुई है। स्थलमंडल और जलमंडल में वायुमंडल हमारा अलग है, तो इनके बारे में हम अजैविक में पढ़ते हैं और जैविक में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं कि जो बायोम होता है, बायोम जैविक और अजैविक को जब मिला दिया जाता है तो उसे बायोम कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है मैं उसको अलग से भी बताऊंगा। तो कुछ एग्जाम्पल है बायोम के: टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम। अब बात करते हैं सतत विकास या टिकाऊ विकास। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1877 में नॉर्वे के भूतपूर्व पीएम जीएच ब्रेटलैंड के नाम पर एक आयोग की स्थापना हुई, जिसे कहते थे हम ब्रेटलैंड आयोग। किसके नाम पर हुई थी? 1877 में नॉर्वे के भूतपूर्व जीएच ब्रेटलैंड के नाम पर। अवधारणा: ब्रेटलैंड आयोग ने एक पत्र जारी किया था जिसमें था हमारा साझा भविष्य, मतलब भविष्य के बारे में चिंता करते हुए, जैसे प्रदूषण इतना, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए एक इन्होंने पत्र साझा किया। इम्पोर्टेंट ये बनता है यहाँ से क्वेश्चन कि जो रियो मतलब एजेंडा 21 है, ये कब आया? एजेंडा 21 जो है 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 आया था। वो कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो एजेंडा 21 जो आया था उसमें आया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, दूसरा हुआ था 2002 में, जिसमें सतत विकास की संकल्पना आई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ 1992 में। दूसरा हुआ जोहान्सबर्ग में 2002 में। उसका जो मुख्य विषय था वो था सतत विकास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं पहले। तो जो एजेंडा 21 आया था वो आया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। उसमें कितने लक्ष्य थे? 17 लक्ष्य थे। अब बात करते हैं आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास होता है। मतलब हम जो हमारे संसाधन हैं उनका इस तरीके से उपयोग करें कि जो प्रदूषण भी ना बढ़े, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी कोई खतरा उत्पन्न ना हो। अब बात करते हैं धारणीय या स्थायी विकास। धारणीय या स्थायी विकास क्या होता है? कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके संसाधनों में हम बिना छेड़छाड़ किए अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये भविष्य तक रहेंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको कोई समस्या ना हो और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, तो उसको स्थायी विकास कहते हैं। स्थायी विकास या धारणीय विकास, ये दोनों टॉपिक मैंने अभी बताए थे। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या आया था? एजेंडा 21। ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। दूसरा 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि ये जोहान्सबर्ग में हुआ था और इसका मुख्य विषय था सतत विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होंगे वो उनको अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि इन पे तुम ज़्यादा ध्यान दो। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, एजेंडा 21 आया था उसमें। और 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय था सतत विकास। तो इस तरीके से बोला जाता है कि सतत विकास किसका मुख्य विषय था। तो ये हो गया। अब ये दिवस देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, मौसम दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर और जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर। तो ये पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से देख लें। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है वो दिया है अर्नेस्ट हैकल ने, जो जर्मनी के थे 1869 में। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो दिया है वो 1935 में एजी टॉन्सले ने दिया है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से देखें। पारिस्थितिक तंत्र हमेशा खुला होता है।
कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने, और पारिस्थितिकी तंत्र का एजी टॉन्सले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संगठक। जैविक संगठक में 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में इनको बांटा गया है। प्राथमिक जो होते हैं वो उत्पादक पर डिपेंड करते हैं, और जैसे गाय, पशु होते हैं वो हरा चारा खाते हैं, तो उत्पादक पेड़ पौधे को खाते हैं, तो वे प्राथमिक हो गए। द्वितीयक जो है, द्वितीयक प्राथमिक को खाते हैं, और तृतीयक का जो भोजन होता है वो द्वितीयक प्राथमिक सब होते हैं। अपघटक में जो है कवक आ गया, जो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको मतलब बदल देते हैं, या मिट्टी उट्टी में बदल देते हैं, इनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं। अब बात करते हैं अजैविक की। अजैविक में क्या होता है, जो जिनमें कार्बन होता है वो उन्हें कार्बनिक हो गया, जिनमें कार्बन नहीं होता अकार्बनिक, और भौतिक जो हो गया ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। तो इन 3 घटकों में जो है अजैविक को भी बांटा गया है। अब देख लेते हैं उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे। उपभोक्ता जो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं। अपघटक जो मृतक वनस्पति जंतुओं को सड़ा गला देते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। इन्हें प्रकृति का महतर भी कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर कि प्रकृति का महतक किसे कहा जाता है, तो किसे, अपघटक होते हैं जो कवक और जीवाणु को। तो जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है मैं बता रहा हूँ। मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य सर्वभक्षी होता है, जो सब कुछ खा लेता है। अब बात करते हैं गहन पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1972 में अर्निस्ट नीस ने। पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना जे ग्रिनेल्स ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को ही हम पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद्य जाल और ऊर्जा की। खाद्य जाल ऊर्जा जो है, ये जो है एक दिशीय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशीय होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ऊर्जा इस तरीके से ऐसे चल रही है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। और सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा अगले पोषण में, जैसे एक यहाँ पे, इससे ऊर्जा अगले पोषण में मात्र 10% जाती है, 90% का ह्रास हो जाता है। यह नियम जो दिया था वो लिंडेमान ने दिया था। 10% का जो नियम है 1942 में लिंडेमान ने दिया था कि जंतु से केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पे जाती है। मतलब जैसे किसी द्वितीयक जो है उसने प्राथमिक को खाया तो उससे 10% ऊर्जा ही आगे जाएगी, 90% नहीं जाएगी। सागरीय जीव जो होते हैं 200 मीटर तक फ्लैक्टन रहते हैं, 200 मीटर से नीचे गहराई में नेक्टन, और तलहटी में बेंथम जीव रहते हैं। ये सागरों के जीवों का वर्गीकरण है। अब जो पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड देख लेते हैं। वृक्ष का उल्टा पिरामिड बनता है, तालाब का उल्टा बनता है, ऊर्जा का सीधा, घास का सीधा बनता है। 1975 में ओडेम ने पारिस्थितिकी तंत्र को 4 विभागों में बांटा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। धान का खेत, धान का क्षेत्र एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, महासागर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 भिन्न समुदाय के बीच का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। लैंटिक आवास कौन बनाता है, तालाब और दलदल। वायु क्या है, एक मिश्रण है। 2 भिन्न परितंत्रों के मध्य क्या होता है, इकोक्लाइन कहलाता है। ये कुछ पर्यावरण से संबंधित एजेंसी जैसे EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट है, स्थापित 1969 में अमेरिका में हुआ। NEA, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। ठीक है। अब बात करते हैं यूनेप। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय इसका नैरोबी में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका मुख्यालय नागपुर में है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन था, मतलब प्राकृतिक कृषि, नेचुरल एग्रीकल्चर का था मासानोबु फुकुका। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इको मार्क है जो वस्तु पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो, जिससे मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ऐसी वस्तु पे इको मार्क चिन्ह दिया जाता है। सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अभी मैंने बताया कि जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ था उसमें सतत विकास की संकल्पना आई थी, वो कब था, 2002। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था, तो 2002। पर्यावरण निश्चयवाद के जनक कार्ल लिटर थे। अब बात करते हैं जैव विविधता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में किया, याद रखना है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु, मतलब जैव विविधता होती क्या है, जैसे ये क्षेत्र है तो इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, विभिन्न प्रकार के जीव होंगे,
तो उसी प्रकार से जैव विविधता होती है। अगर ज़्यादा पौधे या जब जंतु होंगे, मतलब उनकी जाति ज़्यादा प्रकार की होगी तो वहाँ ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, अगर कम होगी तो कम जैव विविधता पाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो भूमध्य रेखा, अगर ऑप्शन में भूमध्य रेखा आता है तो भूमध्य रेखा आंसर होगा। और उसके आसपास उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है दोनों साइड भूमध्य रेखा के आसपास, वो ऑप्शन में हुआ तो वो सही होगा कि जो जैव विविधता होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है और ध्रुवों पर सबसे न्यूनतम पाई जाती है। भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम। अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है ऑप्शन में तो वो सही होगा। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जैसे ये भारत है, पश्चिमी तट ये वाला, पश्चिमी तट जो है ये वाला, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर और छोटे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ केरल के पास में शांत घाटी है, शांत घाटी में भी जैव विविधता पाई जाती है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। तो ये हमने सारे देख लिए। तीन जैव विविधता क्षेत्र भारत में है, पश्चिमी घाट, इंडो म्यांमार क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। मतलब सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में पाई जाती है, लेकिन ये सबसे छोटा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता तो पाई जाती है लेकिन सबसे छोटा क्षेत्र है। इंडो म्यांमार जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, हिमालय तीसरा हो गया। जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्य को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। प्रवाल भित्ति होती क्या है, ये तो हम आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। प्रवाल जो है, प्रवाल को एक मूंगा भी कहते हैं, जो महासागर में एक जीव होता है। जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह सागर की तलहटी से उसके ऊपर एक एक करके जम जाते हैं। तो ऐसे ही वो बहुत बड़ी दीवार टाइप की बना लेते हैं, मतलब बहुत बड़ी भित्ति टाइप प्रवाल भित्ति बना लेते हैं। तो वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ी है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक के ऊपर एक करके वो बना लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वनस्पति क्या होती है, इसमें यह खारे पानी में उपस्थित है। खारे पानी जो है मैग्रोव वनस्पति होती है। तो कभी जो है कि बायोटेक्नोलॉजी है, जैव बायोटेक्नोलॉजी में हम मैग्रोव का जो जीन है वो अन्य वनस्पतियों में इसलिए हम शेयर करते हैं, मतलब अन्य वनस्पतियों में हम डाल देते हैं जिससे उन्हें खारे जल में रहने की जो क्षमता उसमें वो बढ़ जाए। तो क्योंकि मैग्रोव वनस्पति खारे जल में उत्पन्न होती है। और विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील, क्योंकि यहाँ बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे अमेजन वर्षा वन को ब्राज़ील में पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब बात करते हैं जैव विविधता सर्वाधिक है, मैंने बताई दिया। भूमध्य रेखा प्रदेश आया, उष्णकटिबंधीय ऑप्शन में आया तो ये हो जाएगा शांत घाटी, केरल, पश्चिमी घाट। और सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, वो अफ्रीका महाद्वीप में, न्यूनतम ध्रुवों पर पाई जाती है। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, 1963 में IUCN ने जारी किया था। रेड डाटा बुक होता क्या है, विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीव, अगर कोई मतलब जीव है वो लगातार विलुप्त होता जा रहा है तो उसको रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। कौन से पेज पर दर्ज किया जाता है, गुलाबी पेपर पे। अगर उसकी मात्रा में फिर से बढ़ोतरी होने लगती है तो फिर से उसे हरे पेपर पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रेड डाटा बुक है 1963। तो ये हमारा रेड डाटा बुक हो गया कि अगर संकटग्रस्त जीव होते हैं तो उसे हम रेड डाटा बुक की गुलाबी पेपर पर दर्ज करते हैं। अगर उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है उस जीव की तो उसे हरे पेपर पर दर्ज कर देते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र है नीलगिरी 1986 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट पार्क 1936 में उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। इस समय लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा अंडमान निकोबार में है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क है कच्छ की खाड़ी गुजरात में। भारत का पहला तैरता उद्यान है केईबुल लामजाओ मणिपुर में। विश्व का प्रथम रक्षित राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। यह विश्व की बात हो गई। अब बात करते हैं जैव विविधता के लिए खतरा। जैव विविधता के लिए खतरा क्या है, अगर मतलब जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है या वनस्पति का विनाश हो रहा है या झूम कृषि में क्या होता है कि हम
एक जगह हमने वहाँ पे घास उस जो पेड़ पौधे सफाई की, वहाँ पे हमने खेती की और 2-3 साल खेती करके जब वो बंजर हो जाती है तो वहाँ पे हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाके हम वनस्पति को साफ सफाई करके, तो इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति का नाश ही तो हो रहा है। तो इसलिए जैव विविधता के लिए एक कारण है जो खतरा बनते जा रहे हैं। विश्व विरासत संधि जो है 18 अक्टूबर 1976 को हुई। रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण आर्द्रभूमि संधि जो है नम भूमि के लिए हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। गिद्धों की समाप्ति का कारण क्या है? गिद्धों की समाप्ति का कारण है कि जो हम पशुओं को डिक्लोफेन सोडियम खिलाते हैं, उसके बाद पशु की मृत्यु होने के बाद गिद्ध इनको खा लेते हैं तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। जैव विविधता अधिनियम जो है वो संसद द्वारा 2002 में लाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम जो है संसद द्वारा 2002 में। टूमरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा। पृथ्वी के फेफड़े मैंने बता दिए हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन सघन होने के कारण इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। इसे अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। तो ये आज हमारी इन्वायरमेंट की पहली वीडियो थी। इसके बाद लगभग 4 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। 4 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी इसमें पूछने के पूरे पूरे चांस हैं, तो इसको अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से समझाया है। इसकी PDF सारे समझाने के बाद हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।